दिल ने फिर याद किया। आज के इस खास 1 घंटे के स्पेशल प्रोग्राम में हम उस एक जोड़ी को आपके सामने ला रहे हैं जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। ये वो हस्ती है जिन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में म्यूजिक तरतीब दिया है और इनकी 150 फिल्मों ने जुबली हिट भी रही है। यस, आप शायद समझ गए होंगे, वो म्यूजिकल जो जिनके पिताश्री, जिनके वालिद साहब भी बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया हिंदुस्तानी सिनेमा में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि चित्रगुप्त साहब के होनहार बेटे आनंद मिलन जी, आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस खास शो में। Hello, it's a pleasure to be here on this show. नमस्ते। नमस्ते आनंद जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ and waiting for this wonderful interview. मिलन जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल चंगा हूँ। दरअसल चित्रगुप्त साहब जो है वो चाहते नहीं थे आप दोनों जो है वो फिल्मों में आए, क्योंकि वो बहुत ही लिटरेट पर्सन थे। उन्होंने एमबीए किया था इकोनॉमिक्स में और उन्होंने जर्नलिज्म भी, सहाफ़त भी पढ़ा था। बाद में वो फिल्मों में आए, लेकिन उन्होंने शायद बहुत स्ट्रगल देखी थी। मे बी दैट इज़ द रीज़न वो चाहते थे आप दोनों फिल्मों में ना आए। लेकिन फिर भी जब आपकी सबसे बड़ी हिट सामने आई क़यामत से क़यामत तक, उसके बाद फ़ख्र से उनका सर ऊंचा हुआ और उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई भी। वो बहुत खुश थे। क्या चाहते थे वो, आप किस फील्ड में जाएं, क्या रीज़न था? जबकि आपके घर पे तो आना जाना लगा रहता था बड़े बड़े लोगों का, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इसके पीछे वजह क्या रही? आपने जब उनसे पूछा चित्रगुप्त साहब से, वो क्यों नहीं आने देना चाहते थे आपको इंडस्ट्री में, बतौर म्यूजिक डायरेक्टर एस्टैब्लिश होना देना चाहते थे? आई थिंक इसका मेन कारण ये था कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत अनसर्टेन इंडस्ट्री है, क्योंकि सिर्फ टैलेंट होने से काम नहीं बनता है और लेबर करने से भी काम नहीं बनता है, लक फैक्टर भी होता है और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, यू नो। सही समय पर सही फिल्म मिलना और क्लिक होना, लक फैक्टर इज ऑल्सो देयर। और पापा ये नहीं चाहते, जबकि उनका स्ट्रगल वैसा नहीं था जैसे दूसरे लोगों के बारे में हम लोग सुनते हैं कि भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा और वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको एस.एन. त्रिपाठी जी मिल गए थे जो बहुत नामी म्यूजिक डायरेक्टर थे उस ज़माने के, और पापा को एज एन असिस्टेंट उन्होंने रख लिया था। और ये सब छोटी छोटी तकलीफ़ें नहीं आई थी उनकी ज़िंदगी में। दूसरा एक और कारण था कि चूँकि हम लोग कायस श्रीवास्तव फैमिली से हैं, तो हम लोग में पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा जोर हमेशा रहा है। हमारे जितने रिश्तेदार भी हैं, तो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएएस में है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इस तरह की पढ़ाई लिखाई और नौकरी में ज़्यादा कायस लोग रहते हैं। तो पापा चाहते थे, एक तो ये चाहते थे कि हम लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। जब ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का उनको लगा कि हो सकता है ये लोग इसी इंडस्ट्री में आए, तब वो एक बात से बहुत संतुष्ट थे कि हम लोग ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। और उनको ये हमेशा लगता था कि इफ़ नथिंग, एटलीस्ट यू हैव योर डिग्री टू फॉल बैक अपॉन। कल को अगर आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो ये नहीं होगा कि यू आर एब्सोल्युटली लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट कि अब क्या करें। तो तमाम कारण थे हमारे घर में। जैसे आपने कहा कि लोगों का आना जाना, चूँकि म्यूजिक डायरेक्टर का घर था, म्यूजिक रूम वहीं था, तो चाहे रफ़ी साहब हों, चाहे लता आंटी हों, चाहे आशा आंटी हों, चाहे किशोर दा हो, तलत महमूद हो, मुकेश साहब, महेंद्र कपूर जी, तमाम सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कई बार एक्टर्स भी कभी कभी आ जाते थे, डांस डायरेक्टर्स। तो वो माहौल था। लेकिन मेरी मदर जो थी वो शी वॉज वेरी वेरी एफिशिएंट। उन्हीं के वजह से पापा इतना सब काम कर सके, घर की उनको कभी चिंता ही नहीं थी। और मम्मी ने ये देखा कि हम लोग पे, जिसको फिल्म बग कहते हैं ना, वो रब ऑन नहीं हुआ। ये हम लोग, मुझे याद है उस ज़माने में हम लोग को फिल्म मैगजीन पढ़ना भी मना था, कि कभी अगर पापा देख भी लेते थे तो बोलते थे कि अभी ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम साइंस का बुक लो या रीडर्स डाइजेस्ट लो या लाइफ मैगजीन लो, ये क्यों पढ़ रहे हो। तो उस तरह का माहौल रहा हम लोग के घर में।
लेकिन अल्टीमेटली अब जिसको कहते हैं जो लिखा होता है वही होता है। सबसे पहले पहल किसने की, वो जो पापा के सामने सीना तान के खड़ा हो गया, नहीं भाई हमें म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है पापा? शिबा जी, ये शरारत वक्त ने की। क्योंकि जब पापा बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, मच आफ्टर भाभी, बरखा, मैं चुप रहूंगी एंड ऑल, जो लेट 50s और अर्ली 60s में आई, तो उन्होंने फिल्म की थी औलाद, जितेंद्र, बबीता और महमूद, जिसमें वो जोड़ी हमारी और ये सब गाने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। फिर एक फिल्म की थी वासना, जिसमें वो था ये पर्वतों के दायरे। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर में है पापा और उनको हार्ट अटैक हुआ, तो काम बहुत कम हो गया। और उसके बाद फिर ठीक हो गए एंड ही स्टार्टेड थोड़ा बहुत काम करना फिर शुरू किए। तो अराउंड 74 में उनको फिर एक पैरालिटिक अटैक हो गया। तो पैरालिटिक अटैक होने के बाद उनको काफ़ी समय तक बेड रेस्ट लेना पड़ा और तकलीफ होती थी बात करने में, हर एक चीज़ में, और चलने फिरने में वगैरह। तो बहुत धीरे धीरे वो भी ठीक होने लगा। तो उस वक्त वही लोग काम आए जो पापा को ब्रेक दिए थे, होमी वाडिया, बसंत स्टूडियोज। वहीं उन्होंने करियर अपना शुरू किया था 1946 में, तूफान क्वीन, लेडी रॉबिन हुड, ये सब फिल्मों के साथ, जिसमें फियरलेस नाडिया घोड़े पर बैठकर तलवार चलाती थी। एक्शन फिल्मों से ही शुरुआत की थी चित्रगुप्त जी ने। जी, उनका करियर एक्शन से शुरू हुआ, फिर माइथोलॉजिकल में गए, फिर भाभी और ये सब फिल्मों के बाद सोशल फिल्म में उनकी एंट्री हुई। उनको फिजिकल और मॉरल मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी और वाडिया ने फिल्म दी। फिल्म का नाम था तूफान और बिजली, जाहिरा एक हीरोइन थी। फिर उसके बाद एक फिल्म बनी थी एडवेंचर्स ऑफ अलादीन, इसमें सचिन थे हीरो, सचिन पिलगांवकर। तो इनको सपोर्ट की जरूरत थी और फाइनेंशियली भी हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो ट्रैवल का मोड भी हम लोग को बस वगैरह यूज करना शुरू करना पड़ा। तो फिजिकल, मॉरल, मेंटल सपोर्ट देने के लिए हम लोग उनको उनके साथ बसंत स्टूडियो जाते थे चेंबूर में सिटिंग्स के लिए, और वो करते करते हम लोग धीरे धीरे उनके असिस्टेंट्स बन गए। और फिर ऐसा एक समय आया कि वो मुखड़ा और अंतरा बनाते थे और इंटरल्यूड पीसेस जो बीच के हैं वो आनंद कंपोज करता था। रिकॉर्डिंग में हम लोग जाते थे तो बैलेंस करना पड़ता है, तो बैलेंसिंग यानी तबला कितना लाउड रहेगा या फ्लूट का वॉल्यूम क्या रहेगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट सुनना और बैलेंस करना, इस तरह हम लोग असिस्टेंट्स बन गए। जैसे कि मिलिंद ने बताया अभी कि हम लोग धीरे धीरे पापा को असिस्ट करने लगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो मुखड़ा और अंतरा बनाते थे और बोलते थे म्यूजिक पीसेस तुम ही लोग बना लो। फिर ये हुआ कि भाई सिलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस तुम ही लोग कर लो। ऐसे करते 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 हम लोग कम से कम 200-250-300 गानों में उनके साथ एज एन असिस्टेंट हम लोग ने काम किया। वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि उसी वक्त समीर जी बम्बई आए, लिरिसिस्ट अपने, या जिनके साथ आपने बहुत बहुत काम किया। वन ऑफ द फेवरेट लिरिसिस्ट रहे आपके वो। हाँ, तो एक दिन अनजान जी घर पर आए, क्योंकि पापा के साथ वो कुछ फिल्में कर भी रहे थे और आना जाना था, और उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जी, ये मेरा बेटा आ रहा है बनारस से और वो ज़रूर डायरी लेके मैं उसको आपके यहाँ भेजूँगा और आपको कुछ कविताएं वगैरह सुनाएगा, और आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको ये करना है कि उससे ये कह दीजिए ये सब ठीक है, मगर अभी आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लायक अभी आप नहीं हैं। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अभी आप वापस चले जाइए बनारस और उसके बाद फिर कुछ और तैयारी करके फिर से आइए। पापा ने कहा कि ऐसा क्यों? तो बोले कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है शुरू में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा उसी लाइन में आए, उसी लाइन में, उसी स्ट्रगल में फंसे वो। खैर मेरे पापा तो बड़े माइल्ड आदमी थे, तो जब समीर आए घर पर फर्स्ट टाइम और पापा से कहा उन्होंने कि मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं वगैरह, तो बजाय इसके कि उसको डिस्करेज करें, पापा ने उसको इंकरेज करें। और पापा को बहुत अच्छा भी लगा, बोले कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये लाइंस बड़ी अच्छी हैं। अब शाम को क्या हुआ, समीर जी तो सीना तान के निकले वहाँ से। शाम को अनजान साहब आए वो घर पर, वो कहीं किसी सिटिंग से लौट रहे थे, तो बोले पापा से कहा उन्होंने, अरे ये आपने क्या किया? वो तो और जोश में आ गया,
जो बोल रहा है कि अब तो चित्रगुप्त जी ने भी बोल दिया, अब तो मैं। तो पापा ने एक बहुत अच्छी बात कही अनजान जी ने हाँ, कि हो सकता है ये आपसे भी ज्यादा फिल्में करे, हाँ, यू नेवर नो, क्योंकि ये बंद बंद मुट्ठी है। आगे फ्यूचर क्या है, कैसे शेप अप होगा, नोबडी नोज। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा फिल्में करे, बहुत नाम कमाए। बोले मुझसे ये कहा नहीं गया कि उसको शुरू में ही ना वो जड़ी काट दूं, हाँ, और अच्छा लिखता है। तब ये हुआ कि एक काम करते हैं हम लोग कि आनंद मिलन जो है, ये लोग भी कुछ कभी कभी ट्यून्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो इन लोगों को साथ में हम लोग बोलते हैं कि आप लोग आपस में समीर कैन राइट, और उनकी धुनों पे, या अगर समीर कुछ लिख के ले आता है तो वो लोग उसके हिसाब से धुन बनाएंगे। वो कम से कम मुझे लगता है हम लोग ने 200-250 गाने तैयार किए उस दौरान में। हाँ, मैं, मिलिंद और समीर। और उसके बाद जिंदगी में पहली बार हम लोग नर्वस हुए थे जब 2-3 महीने हो गए। तब दोनों जो पिता लोग हैं, अनजान साहब और मेरे पापा, उन लोग ने कहा कि अब तुम लोग के पास, हम लोग ने बड़े प्राउडली उन लोग से कहा कि हम लोग के पास कुछ 50, 60, 70 गाने तैयार हैं अभी। बोले कि अभी इस सैटरडे को हम लोग दोनों बैठ के वो गाने सुनेंगे और तुम लोग को ये गाइडेंस देंगे, एडवाइस देंगे कि तुम लोग इस इंडस्ट्री के लायक हो कि नहीं हो। डायरेक्टली बोल दिया, लायक हो कि हाँ। नहीं हो। अब आप सोचिए, एक तो पापा, ऊपर से अनजान जी, ओ, तो हम लोग की क्या दुर्दशा हुई होगी। दैट वाज द ओनली टाइम इन आवर लाइफ जब हम लोग को नर्वसनेस महसूस हुआ। हाँ, और म्यूजिक रूम में फिर वो सैटरडे आया, हम लोग 1-2 दिन पहले से ही पूरी तैयारी के साथ थे कि ऐसे सुनाएंगे, वैसे सुनाएंगे। हाँ, उसके बाद खैर ये हुआ कि एक गाना सुनाया, दूसरा गाना सुनाया, और रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि वो देख के पता चल गया कि इन लोग दोनों और आपस में कुछ डैडी और अनजान जी दोनों बात हुई होगी आपस में बात कुछ। हो रही थी। हम हाँ, लोग को लगा कि ये तो अच्छा लग रहा है। और 5-6 गाने सुनने के बाद फिर उन लोग ने बोला कि बहुत अच्छे गाने हैं ये, हाँ। वेरी फ्रेश। अब हम लोग का जो सीना ये हुआ चौड़ा ना, हो गया, बड़ा। चलो हमने अब कुछ उसके अच्छा बाद तो हम लोग किया। उसके बाद हम लोग रुकने को तैयार नहीं, ये भी सुनिए, ये भी सुनिए, जितना बनाया था। और वो ये लोग कह रहे हैं बस 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 हो गया। हम लोग को तो 1-2 गाने में ही आइडिया हो जाता है, नहीं सुनिए ये गाना भी बहुत हम लोग ने अच्छा सुना। तो आई थिंक समीर जी के साथ जो हम लोग की सेटिंग्स हुई, वो हाँ। पूरा इट वाज डेस्टिनी। ऊपर वाले ने ऐसे किया था कि हाँ, उसी वक्त समीर जी का यहाँ आना, हम लोग के साथ सिटिंग करना, इतने सारे Yes. गाने हम लोग ने किया। इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन एंड इट हैपन। समीर साहब का करियर भी फिर परवान चढ़ा और आप दोनों का करियर भी परवान चढ़ा। हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। हर 10 साल के बाद म्यूजिक बदलता है, लोगों का नजरिया चेंज होता है, लोगों का टेस्ट बदलता है, उनको नया कुछ चाहिए होता है। उस बीच कुछ अलग तरह के गाने आ रहे थे, मेलोडी उतनी नहीं थी। बीच में एक ऐसा दौर आया, लेकिन जब कयामत से कयामत तक आपकी फिर आ गई, जो पहली बड़ी हिट रही आपकी, कयामत से कयामत तक में मेलोडी कुछ अलग थी। शायद उस वक्त वो चेंज लोगों को चाहिए थी। और जब आपके गाने सुपर डुपर हिट हो गए, तो पहला वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट था जो आपने अपने वालिद साहब यानी अपने पिताश्री चित्रगुप्त साहब से सुना? क्या कहा उन्होंने? सच कहिएगा, आपकी आंखें नम भी हो गई होंगी जब उन्होंने कुछ कहा होगा, क्योंकि कयामत से क़यामत तक ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उसकी वजह से तो आमिर खान और जूही चावला बहुत बड़े स्टार भी इंडस्ट्री को मिल गए। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। QSQT शॉर्ट फॉर्म फॉर कयामत से कयामत तक। जब QSQT रिलीज हुई, उसके पहले काफी उस तरह की फिल्में बन रही थी, डिस्को पे और डांस पे एंड ऑल दैट। उसके पहले एक्शन फिल्में, हाँ, एक्शन फिल्म्स, या फिर वो फैशन आ गया था डिस्कोथेक का और डांस का एंड ऑल दैट। तो इस फिल्म में हम लोग को स्कोप इसलिए मिला कि सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था, रोमांटिक सब्जेक्ट था, न्यू बॉय न्यू गर्ल, डायरेक्टर भी नया था, बैनर एस्टैब्लिश्ड। तो वो एक फिक्र नहीं था कि बैनर इज नासिर हुसैन फिल्म्स।
और बीइंग अ रोमांटिक सब्जेक्ट और गानों का स्कोप था, तो गाने भी मेलोडीज देने का मौका मिला हमें। और काफी लोग हम लोगों को क्रेडिट, काफी लोग क्या सारे लोग क्रेडिट करते हैं कि मेलोडी और पोइट्री QSQT से वापस आई, और जो आई थिंक काफी हद तक सही है, बिकॉज उसके बाद की फिल्में जो भी बनी, जैसे दिल या बेटा या लाल दुपट्टा मलमल का, सारे फिल्मों में मेलोडी और पोइट्री पे जोर था, एंड वी गॉट बैक गुड म्यूजिक। इसलिए मैं जब एरा ऑफ म्यूजिक याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 60s गोल्डन एरा था, जहाँ सारे कंपोजर्स और सारे राइटर्स अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए। और 90s में फिर मेलोडी और पोइट्री रिवाइव हुई, रिवाइव हुआ। तो जब QSQT रिलीज हुई तो इट वाज लाइक, हम लोग श्योर नहीं थे कि ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। हम लोग ने जब प्रीमियर भी किया टाउन में, आई थिंक आनंद नोवेल्टी में प्रीमियर था, और इनवाइट किए गए कई लोग थे और कुछ पब्लिक भी थी स्टॉल पे। और इंटरवल में पब्लिक पगला गई कि आमिर खान का एक झलक मिल जाए हम लोग को, एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम। और जब फिल्म खत्म हुई तो जिस तरह से लोग थिएटर से निकले, हम लोग एक दूसरे को देख के एकदम इमोशनल हो गए कि लगता है फिल्म चल पड़ी है और चलेगी। उसी वक्त ये फीलिंग आ गई, क्योंकि उसके पहले का आनंद ने बताया कि नहीं पता नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा रहा। बहुत से ट्रायल्स हुए हैं और बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स देखकर फिल्म जाते थे, और हर ट्रायल पे हम लोग भी जाकर बैठते थे, खासकर बिकॉज इट वाज ओनली अ 7th फिल्म। हमने 6 फिल्म उसके पहले की थी, अब आएगा मजा, पीछा करो जल वगैरह, पंकज प्राशर के साथ। तो हम लोग भी थिएटर में बैठ के ट्रायल देखते थे, और फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर चले जाते थे, नासिर साहब बहुत अच्छी फिल्म में बोल के निकल जाते थे, तो हम लोग बड़े दुखी होते थे कि ये कोई खरीदेगा नहीं तो पिक्चर रिलीज कैसे होगी। और 2 कमेंट सुनने मिलते थे कि एक तो हीरो बड़ा नाटा है, और मुझे लगा कि ये कमेंट उन लोग का इसलिए होगा क्योंकि उस जमाने में सब लंबे चौड़े हीरो थे, धर्म जी थे, अमिताभ थे, ऑल टॉल एंड सेकंड, लोग एक बड़ा अजीब कमेंट करते थे जिसपे कई जानकार लोगों ने भी ये कमेंट किया कि म्यूजिक बहुत ठंडा है। म्यूजिक बहुत ठंडा है, ठंडा है। इतना अच्छा म्यूजिक को लोग ने ठंडा कहा, क्योंकि इससे पहले वो थोड़े पेपी नंबर्स का ट्रेंड जो था वो चल रहा था। इस पर मुझे मजरू साहब का डायलॉग याद आता है। मुझे कहना चाहिए था कि उसको थोड़ा गैस पे रख दो, गर्म हो जाएगा। मजरू साहब हमेशा बोलते थे कि प्रोड्यूसर बोलता है कि यार ये सुने मगर घंटी नहीं बजी, तो बोले घंटी साथ में रखो, बजा दो। उसके बाद फिर पापा को जब पता चला कि ये फिल्म हिट है, तो ही वाज वेरी इमोशनल, एंड एज इट इज उनको इस फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद आया, एंड ही एंजॉयड द सक्सेस ऑफ द फिल्म। और वी आर थैंकफुल कि मतलब he was alive और he could see our success before he left। किसी बहुत बड़े फनकार का बच्चा भी जब वो काम कर जाता है जो उसके पापा के लिए बहुत ही फख्र की बात होती है, तो ऑब्वियसली वो आपके पास आए होंगे, आपको तो गले लगाया होगा, पीठ थपथपाई होगी, ये कहा होगा कि आपने वाकई मेरा सर जो है वो फख्र से ऊंचा कर दिया। ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिला? बिल्कुल मिला, और पापा बड़े इमोशनल भी हुआ करते थे। तो मेरे ख्याल से आनंद को याद होगा कि ही क्राइड हैप्पी टीयर्स, काफी उनकी आंखों से आंसू नजर आए गिरते हुए, एंड उनको ये तसल्ली हुई कि अब इन लोग को अच्छी फिल्में मिलेगी, एंड इन लोग का काम भी सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने हर दौर देखा और हर दौर को बदलते देखा, उसके बाद आपने भी हर दौर देखा, हर दौर को बदलते देखा। आज भी आप दौर के साथ चल रहे हैं, लेकिन अपनी मेलोडी को बरकरार रखते हुए। खैर उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक्टर्स को अगर स्टार बनाया है तो उसमें आपके म्यूजिक का, आपके संगीत का, मौसीकी का बहुत ही बड़ा हाथ है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। माधुरी दीक्षित की बात करें, हम अक्षय कुमार की बात करें, आमिर खान की बात करें, अजय देवगन की बात करें, नगमा की बात करें, करिश्मा कपूर की बात करें, मतलब जिन भी बड़े स्टार के साथ आपने काम किया, जिन पे पिक्चराइज गाने हुए, जिनमें संगीत आपका था, सर चढ़ के बोला, तो वो मेलोडी हमेशा बरकरार रही। एलपीज का दौर जब था वो दौर आपने देखा, और टिल डिजिटल
क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आपने देखे और बीच में आपने किनारा क्यों कर लिया? क्या कुछ ऐसे ऑफर्स आ रहे थे जो आपको पसंद नहीं आ रहे थे? उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिएगा हमारे साथ। आनंद मिलन जी, हम मिलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। आनंद मिलन जी, मुझे तो लगता है आपकी जब जब फिल्में आई क़यामत से क़यामत तक के बाद, हर फिल्म के बाद तो बॉक्स ऑफिस पर जब हिट होती थी जश्न ही जश्न होता था आपके लिए। कभी कुछ ठहराव आया बीच में जब आपने कहा यार बहुत ज़्यादा हिट फिल्में हो रही है यार, अब ज़रा सा ठहराव चाहिए? बस हो गया, क्योंकि इतने ऑफर्स बैक टू बैक आप ही की डिमांड थी। नदरीम शमन की जोड़ी, आनंद मिलन की जोड़ी, दोनों एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहे थे। कभी कभी आपको ये लग रहा था कि कंपटीशन ज्यादा तगड़ा है, उस चक्कर में आपका जो हौसला और भी बुलंद होता जा रहा था। क्या ये रीजन था आपकी कामयाबी का? नहीं, एक चीज जो हम लोग में था, जो अभी भी है, हम लोग हमेशा एक चीज को मानते हैं कि जो काम हो गया उसको थोड़ा सा भूलना पड़ता है। एंड देन यू एवरी डे इज लाइक अ न्यू स्ट्रगल, मत कहिए, मगर एवरी डे इज न्यू। तो क़यामत से क़यामत हिट हुई, हाँ हो गई, अब आगे क्या? तो हम लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे। एक तो फिल्में इतनी ज़्यादा थी कि फुर्सत ही नहीं था। ये सुबह से लेके रात तक या तो सिटिंग्स होती थी या हम लोग रिकॉर्डिंग में बिजी रहते थे। तो बस यही था कि बस काम करते गए और गाने मेहनत किया बस। क्योंकि मुझे याद है कि हम लोग ट्यून खुद बनाते थे, अंतरा मुखड़ा ऑब्वियसली। उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा बनाने का भी शौक था, तो म्यूज़िक इंटरल्यूड पीसेस वगैरह खुद बनाते थे। फिर जिसको कहते हैं ना हारमोनीज, जो गाने के साथ काउंटर मेलोडी वगैरह, वो भी हम लोग खुद बनाते थे। और आपको ताज्जुब होगा कि जब गाना रिकॉर्ड हो जाता था तो फाइनल मिक्स में भी हम ही लोग बैठते थे। किस चीज, यस, अप टिल द लेवलिंग, क्योंकि स्टीरियोफोनिक हो गया, उसके बाद मल्टी ट्रैक्स आ गए, फिर जैसे जैसे डिजिटल भी हुआ तो ट्रैक्स बढ़ते गए, तो वी न्यू एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। और इवन वॉइस में हमको इस तरह का रेवर्बरेशन चाहिए या इको चाहिए और ये चाहिए, एक मतलब किसी चीज को हम लोग ऐसे छोड़ते नहीं थे। वी नेवर टुक थिंग्स इजी। और कंपटीशन का तो चलिए ठीक है, नदीम श्रवण के साथ हम लोग का बड़ा अच्छा रिश्ता था और अभी भी है। जब भी मिलते थे सनी सुपर साउंड में, कभी कभी दोनों की रिकॉर्डिंग, यू नो, वन इज रिकॉर्डिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड वन ऑन द थर्ड फ्लोर, तो बड़े प्यार से मिलते थे। और एक मुझे हमेशा लगता था कि उनका स्टाइल जो था हम लोग के स्टाइल से बहुत अलग था जी। तो उनका भी लोग म्यूजिक पसंद करते थे, हम लोग का भी पसंद करते थे। तो वी नो वी डिडंट हैव एनी क्लैशेस एज सच। राइट, बहुत अच्छा। गोविंदा पे हम आ जाएंगे। गोविंदा को स्टार बनाने में आपके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है। गोविंदा के उन पेपी नंबर्स में भी कहीं ना कहीं मेलोडी आपने बरकरार रखी। क्या कभी आपको किसी दौर में जब पेपी नंबर्स आपने दिए, जो डिमांड थी, आपको उस दौर में कभी कहीं ना कहीं क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन में जरा सा कंप्रोमाइज करना पड़ा? देखिए, हम लोग ने रोमांटिक फिल्में भी बहुत की, नंबर ऑफ फिल्म्स बहुत की। और इन फिल्मों में एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग पर्सनल, हम लोग का चॉइस ये हमेशा रहा सॉफ्ट रोमांटिक नंबर्स। ये जो गाने थे ना, दे वर मोर चैलेंजिंग, क्योंकि वो हमारे टाइप के नहीं थे। जिस तरह के हम लोग हैं उस टाइप के नहीं थे, मगर फिर वो एक आर्ट होता है, वो एक मस्ती या जो भी है वो अंदर रही होगी। मैं कहता हूँ कि इट इज मोर डिफिकल्ट टू कंपोज सॉन्ग्स लाइक दीज, क्योंकि सुनने में बड़े मजाकिया और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको बनाना और वो सही मोड़ देना बहुत मुश्किल है। यू नो, तमाम चीजें होती हैं इसमें, लिरिक्स एंड यू नो लाइट हार्टेड ट्यून्स। मगर जैसे आपने कहा, एकदम बिल्कुल सही कहा कि मेलोडी हम लोग ने उसमें भी छोड़ी नहीं। जैसे हम लोग का गाना था अ ई उ ओ फ्रॉम राजा बाबू, अभी आप वैसे गाइए तो आ ई उ ठीक है, लेकिन विदाउट वर्ड्स अगर आप गाइए तो तारारा देखिए, मेलोडी बहुत है, इसीलिए गाने इतने साल तक टिके
और आज भी लोग पसंद करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि कूली नंबर 1 जो है, उसके गाने अब फिर यूज हुए, जो नई बिल्कुल सही। फिल्म इन्होंने बनाई है। हाँ। और वही मैं तो रास्ते से जा रहा था अखियों से गोली मारे की भी बात करें, जी बिल्कुल। बहुत सारे आपके गाने जो हैं जो नए रंग रूप में आ रहे हैं। इसी बात पर तो मिलिंद जी मुझे ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मिलिंद जी इनफैक्ट आनंद जी भी आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके स्टेटमेंट्स भी कई जगह मैंने पढ़े हैं कि जो एक गाना बन गया तो बन गया, लेकिन उसको आप तोड़ मरोड़ के नया कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मेलोडी खराब होती है। मैं रिमिक्सेस की बात कर रही हूँ जो आजकल चल रहा है। आई गेस यू बोथ आर अगेंस्ट इट, राइट? या एब्सोल्युटली, इट मेक्स नो सेंस। रीमिक्सेस गानों को तो छोड़िए, इवन फिल्म्स, जो फिल्म बन गई उसको फिर बनाने का मुझे तो कोई सेंस नहीं लगता है। नया सोचो, नया करो, उसी में क्यों घूमते रहते हैं लोग। और जहाँ तक रीमिक्सेस का सवाल है, मैंने कई बार ये कहा है लोगों से कि ये सब गाने अगर करने ही थे तो हम ही लोग से करा देते। That was better idea. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जो जिस कंपोजर ने, जिस राइटर ने उस गाने को पैदा किया, वी आर यू नो दे आर लाइक आवर बेबीज। उनको हमसे बेटर कौन जान सकता है, और उसको अगर कुछ चेंज वेंज करना हो तो हमसे बेहतर कौन कर सकता है। एंड another thing is that, at least in our case, Anand Milind are electronic savvy. We know what is happening today. We know the use of computers. We are using everything, Logic Pro, this, that, जो भी है। तो हमसे better choice कोई हो ही नहीं सकता है। ये मैंने कई लोगों से कई बार कहा है। चित्रगुप्त साहब की अगर मैं बात करूं, मैंने ये सुना है कि आप लोगों का जो खार वाला घर था, वहाँ पे हर एक लिरिसिस्ट, जैसे मजरू सुल्तानपुरी साहब है, प्रेम धवन साहब है, या राजेंद्र कृष्ण साहब, वो एक कोना पकड़ते थे और वहाँ पे एक ही टाइम पे 4-4, 5-5 गाने लिखा करते थे और चित्रगुप्त साहब म्यूजिक दिया करते थे। ऐसा कुछ रहा है हर एक का फेवरेट कोना, और आपने क्या ये देखा है? और आपका घर का उसके बाद कौन सा फेवरेट कोना रहा जहाँ पे आप दोनों म्यूजिक दिया करते थे और अच्छी अच्छी धुनें तरतीब दी है आपने विद लिरिसिस्ट? वो खार का घर जो है वो हिस्ट्री है। बिल्डिंग का नाम था प्रभात, 14th रोड पर था। हाँ। और उसके ही म्यूजिक रूम में पहले 1952 से 59 मदन मोहन जी वहाँ रहते थे, और म्यूजिक रूम मदन मोहन जी का था। हाँ। और 1959 से 86 तक पापा ने वहाँ काम किया, सेम म्यूजिक रूम। और 1982 अब आएगा मजा से लेके 1993 तक हम लोगों ने काम किया। फिर वो सेल्स लग गए और वो 3 फ्लोर का बिल्डिंग बन गया और हमने 1st फ्लोर खरीद लिया। तो आशुतोष गवारीकर का ऑफिस बना एंड ही आल्सो मेड मूवीज फ्रॉम देयर। खैर अभी आशुतोष मूव आउट कर गया और कहीं रहता है। तो उस घर में 2 एंट्री थी। आगे से एक दरवाजा था, मेन एंट्रेंस, और पीछे से भी एंट्रेंस, यू कुड एंटर द हाउस। तो जो आप बोल रही हैं, सबका फेवरेट कॉर्नर हुआ करता था। हम लोग स्कूल जाते थे, सेंट थेरेसाज हाई स्कूल बैंड्रा में, और जब स्कूल से लौटते थे तो देखते थे कि ड्राइंग रूम में फोन के पास राजेंद्र कृष्ण बैठे हैं। वो उनका फेवरेट स्पॉट होता था, वहीं बैठ के वो देखते थे। और फिर जैसे अंदर जाएंगे तो एक म्यूजिक रूम था, तो म्यूजिक रूम में मजरू साहब बैठे हुए गाना लिख रहे हैं। और फिर पीछे का जो दरवाजा है वो खोलकर अगर हम कंपाउंड में बाहर जाते थे तो एक नारियल के पेड़ के नीचे प्रेम धवन बैठ के गाना लिख रहे हैं जी। तो ये अक्सर हम लोग ये सीन देखते थे और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था और अजीब सा भी लगता था। हम लोग छोटे बच्चे थे। और एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मेन एंट्रेंस था वहाँ बरामदा था, बहुत बड़ा बरामदा था, तो लाइक अ बिग बरामदा, और उसमें कुर्सियां रखी है ना। तो कई स्ट्रगलर्स जो आते थे वो वहां आके बैठते थे। तो उसमें एक शख्स हमेशा आके बैठते थे और पापा बाहर आते थे, उनसे मिलते थे, पापा बकायदा बात करते थे, चाय बनवाते थे और एक सिगरेट दोनों शेयर करते थे। और उस शख्स का नाम है आनंद बख्शी साहब। और आनंद बख्शी साहब के साथ आपने भी काम किया, आजमाइश में भी काम किया। बख्शी साहब के साथ काफी फिल्में की हमने, जान, भूल वगैरह। और पापा के साथ जो लिरिक राइटर काम किया उनके साथ भी हमने काफी काम किया। जैसे मजरू साहब के साथ पापा ने मैक्सिमम फिल्म्स की जी। और मजरू साहब के साथ भी वी वर लकी कि हम लोग ने 10-12 फिल्में तो कम से कम की। हाँ। राजेंद्र कृष्ण के साथ एक ही फिल्म कर सके, एंड दिस वाज बिफोर कयामत से कयामत तक। बट इट्स बीन ग्रेट।
आपको कब कब क्या फ़र्क महसूस हुआ जो आप आज भी महसूस करते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर गानों की मेलोडी बरकरार नहीं है वो इस वजह से है? म्यूजिक की जहाँ तक बात है, हम लोग को ये फील होता है कि मेलोडी और पोइट्री ये दो चीज नहीं छोड़ना चाहिए। मेलोडी कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और जब आप बहुत ही बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर है तो आप कभी मेलोडी छोड़ेंगे नहीं। अब बेटा का अगर हम गाना लें, धक धक करने लगा, वो सेंसुअलिटी भी है उस गाने में और वो जिस तरीके से आपने उसमें म्यूजिक तरतीब दिया है वो भी थोड़ा हटके है। ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके वालिद साहब चित्रगुप्त साहब थोड़े से सुपरस्टिशियस थे। मैंने सुना है कि वो रिकॉर्डिंग में फेवरेट चप्पल उनकी थी, स्लीपर्स थी, वो पहन के जाया करते थे। हंसी आ गई, लगता है सच है। आपके अंदर भी कुछ सुपरस्टिशियस था किसी गाने को लेकर या कंपोज करते वक्त या रिकॉर्डिंग करते वक्त, किसी गाने की धुन तरतीब देते वक्त, ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा या आपने कभी अपने पापा से भी पूछा भाई इसके पीछे वजह क्या है कि आप रिकॉर्डिंग में इस तरह के स्लीपर्स पहन के जाते हैं? उस चप्पल को पापा लकी समझते थे। अब बोलते थे ये चप्पल मेरे लिए बड़ा लकी है। फिर वो थोड़ा सा शायद फट गया और वो पहन के गए। फिर भी तो लता आंटी देखी और बोली कि चित्रगुप्त जी ये चप्पल बदलिए, तो बोले कि नहीं ये बड़ा लकी चप्पल है, जब भी मैं पहनता हूँ तो मेरा गाना हिट होता है। तो लता आंटी पूछी कि चित्रगुप्त जी ये चप्पल की वजह से गाना हिट होता है या मेरे गाने की वजह से? और हम लोगों में कभी कोई I don't remember any superstition on it. श्री बाला सुब्रमण्यम साहब के साथ आपने काम किया, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी थी, दोस्ती आपकी थी। कुछ यादें हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? देखिए, बालू जी के साथ तो हम लोग ने बहुत काम किया और हम लोग उनके बहुत बड़े फैन रहे। एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा। बालू जी के साथ हम लोग ने जितने भी गाने किए थे, जनरली हम लोग उन गानों को हम लोग खुद ही डब कर लेते थे पहले। जैसे कई गाने मेरी आवाज़ में ही पिक्चराइज हो गए और उसके बाद कि हम लोग चाहते थे कि जब बालू जी आए यहाँ पर फ्रॉम चेन्नई तो एक साथ कम से कम 2 या 3 गाने गा के और फिर वापस जाए, ताकि उनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और काम हो जाए पूरी अच्छी तरह। एक बार हम लोग ने उनको फ़ोन किया और कहा कि कुछ 2-3 गाने हैं, तो डेट उनसे लिया और वो आए, बॉम्बे आए, सुबह की फ़्लाइट से आए और बोले कि मैं शाम की फ़्लाइट से या कल सुबह की फ़्लाइट से मैं निकल जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। तो हम लोग ने उनसे छुपाई एक बात, ये बताया नहीं कि कितने गाने हमें डब करने थे। 2 स्टूडियोज़ में हम लोग की डबिंग्स थी, एक फिल्म सेंटर तारदेव विच इज़ वन एंड ऑफ द सिटी और दूसरा महबूब स्टूडियोज़ जो बांद्रा में आता है। तो पहले हम लोग उनको लेके गए फिल्म सेंटर, तो एक गाना हुआ, उसके बाद बोले सर नेक्स्ट सॉन्ग, क्योंकि उनका जो पिकअप था वो उनको मैं हमेशा कंप्यूटर कहता हूँ, उनको और चित्रा जी को। एक बार गाना सुना और उसका मूड समझ लिया, उसके बाद फिर 5 मिनट तक वो कुछ अपने गुनगुनाते थे और उसके बाद सर रेडी मतलब वो फाइनल रिहर्सल होता था, मगर ऐसा लगता था कि ये आप टेक सुन रहे हैं, ओके गाना, इतना परफेक्ट, कोई उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि उनको कुछ कहना पड़े कि ये नोट ऐसा था वैसा था, कुछ नहीं। तो खैर एक गाना हुआ, दूसरा गाना हुआ, उसके बाद फिर हम और मिलिंद हम लोग दोनों थोड़ा झिझक रहे थे कि अब बोलें कि तीसरा गाना, बोले यस सर रेडी। तो 3, 4, 5 गाने लंच टाइम तक कंप्लीट हो गए और उसके बाद फिर हम लोग ने लंच किया साथ में और फिर बालू जी ने मजाक में कहा कि और भी कोई गाने हैं? बोले हाँ महबूब स्टूडियो में है। बोले चलो। तो वहाँ हम लोग करीब 2-2:30 बजे पहुँचे और आप यकीन मानिए कि 5, साढ़े 5 बजे तक सारे गाने, देयर वर टोटल 10 सॉन्ग्स इन दैट वन डे, 10 के 10 गाने डब हो गए एब्सोल्युटली परफेक्ट। और दूसरे दिन नहीं, उसी दिन 8, साढ़े 8 बजे की फ्लाइट से बालू जी वापस चेन्नई चले भी गए। कैन यू इमेजिन, आई मीन 10 सॉन्ग्स इन वन डे। उसी दिन वो गाना भी रिकॉर्ड हुआ था, आके तेरी बाहों में, आके तेरी बाहों शाम लगे में। सिंदूरी। सो
these were some wonderful experiences which Yes. we had with him. मेलोडी जीवित है, कहीं गई नहीं है। जी अभी जितने गाने कंपोज किए वो दिल से किए। मैं चाहती हूँ दिल से आप इसी तरह से और भी बेहतरीन म्यूजिक देते रहे और अपने पापा वालिद साहब चित्रगुप्त साहब का भी नाम अमर करते रहे। अगर इस वक्त वो होते, जिंदा होते, हाथ होते तो कहते वाकई में मैंने होनहार बच्चों को जन्म दिया है जिन्होंने मेरा नाम जिंदा रखा और अपना भी नाम अमर कर रहे हैं अपने संगीत से। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का। टेक केयर, बाय। मैं उम्मीद करती हूँ ये खास प्रोग्राम जो हमने किया आनंद मिलन जी के साथ आपको बेहद पसंद आ गया होगा। दिल ने फिर याद किया